बच्चों पीडीएफ के सीरीज में यानी कि बुक से जो पीडीएफ बना रहा हूं मैं, उस सीरीज में यह जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 6 और नाम क्या है, जैव प्रक्रम। तो यहां भी हम लोग चैप्टर में जितने सारे एमसीक्यू होने वाले हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और सारे एमसीक्यू को हम लोग यहां पर सीखते जाएंगे। तो तुम्हें यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी पीडीएफ तुम ले सकते हो। तो यहां पर यह जो चैप्टर है इसमें तो बहुत सारे एमसीक्यू हैं बच्चों, 100-150 से ज्यादा एमसीक्यू यहां पर होंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू हैं। हर एक एमसीक्यू को देखेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और मैं बता दूं, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो किसी बुक में भी तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी पीडीएफ में भी तुम्हें नहीं मिलेगा, कि कोई नेट पर भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां हम लोग एकदम छांट छांट के हर एक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो क्या नाम है चैप्टर का, जैव प्रक्रम। तो बच्चों यदि सजीव और निर्जीव में अंतर करना होगा तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है जिससे हम कहेंगे कि यह सजीव है, यह निर्जीव है, वैसी कौन सी चीज है। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है कि आखिर वैसी कौन सी चीज है जिससे हम पता करें कि कोई चीज सजीव है या फिर क्या है, निर्जीव। तो उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। यदि एबीसीडी 4 ऑप्शन आएगा और बोलेगा सजीव और निर्जीव में अंतर करने के लिए इनमें से कौन चीज आवश्यक है, तो इसका उत्तर क्या है, जैव प्रक्रम। बच्चों तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, यदि तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो यहाँ एमसीक्यू तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू को पढ़ो। तो तुमने चैप्टर में देखा होगा कि जो सजीव होते हैं उनके शरीर में विभिन्न सारी प्रक्रियाएं एक ही साथ चलती रहती हैं जो उसको जीवित रखती हैं, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। उन्हीं सारे प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सजीव निर्जीव में पहचान करने के लिए कौन सा चीज जिम्मेदार है, तो वह है जैव प्रक्रम। अब यहां पर जैव प्रक्रम क्या है, यहां पर से एमसीक्यू आएगा तुम्हारा, और यह क्या है, परिभाषा से रिलेटेड हो गया, डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया। तो यहां पर पूछेगा वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि कोई जीव है उसको जीवित रखने के लिए, उसके शरीर में जो टूट फूट हो रहा है उससे उसको बचाव के लिए, उसके भरपाई के लिए जो शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम चल रहे होते हैं उनमें उनको क्या कहते हैं, एबीसीडी 4 ऑप्शन होगा। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, जैव प्रक्रम। हो गया ना आसान। अब चलो और आगे बढ़ते हम लोग, तो और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो यहां पर अब ध्यान से सुनो, यहां पर जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं जो कि हमें यहां पढ़ाया गया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्या है, पोषण, दूसरा क्या है, श्वसन, तीसरा क्या है, परिसंचरण, और चौथा क्या है, उत्सर्जन। तीन चारों को यहां पर पढ़ाया गया है और चारों से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर बताए जाएंगे। तो यहां देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन और आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर बोलता है कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, वो अपने शरीर में ऊर्जा के लिए जो पदार्थ है वो कहां से लेते हैं। आ गया ना क्वेश्चन कि जो सजीव होते हैं अपने शरीर के कार्य को करने के लिए, अपने शरीर के वृद्धि के लिए, अपने शरीर में जो टूट फूट हो रहा है, अंदर बहुत सारे सेल डेली मर रहे हैं ना, उसके बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए पदार्थ कहां से लेते हैं, बाहर से, अंदर से, दोनों से, किसी में नहीं। 4 ऑप्शन हो गया, तो इसका उत्तर हो गया बाहर से लेते हैं। कहां से लेते हैं, बाहर से। जो सजीव होते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए बाहर से पदार्थों को क्या करते हैं, लेते हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन आगे बनता है। यहां से क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि मान लो हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोगों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जैसे कि ये चैप्टर तुमने पढ़ा होगा। तो क्या हमारे शरीर में जो श्वसन है विसरण के द्वारा, यानी बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां से हमारे शरीर में अंदर घुस जाएगा, यानी विसरण के द्वारा क्या हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा,
बोलो यस और नो, क्या होगा? क्या विसरण के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की भरपाई हो सकती है? उत्तर है नहीं। ये यदि एमसीक्यू पूछेगा तो तुम इसका भी आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, तो यहां पर यदि विसरण के बारे में तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विसरण क्या होता है, 9th में पढ़ा था ना, क्या होता है विसरण? कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब पदार्थों का गमन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर के पदार्थों का यूज करेंगे और अपने शरीर को क्या करेंगे? अपने शरीर के लिए ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से वर्णन हम लोग कहाँ करेंगे? पोषण नामक टॉपिक में। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब यहां से एक क्वेश्चन होगा कि क्या एक कोशिकीय जीव, क्या तुम बता सकते हो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। तो क्या एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है? यस, एक कोशिकीय जीव में विसरण के द्वारा ही क्या होता है? उनके ऑक्सीजन का भरपाई हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर कर सकते हैं, तो विसरण के द्वारा उनका काम चल सकता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर में विसरण के द्वारा कार्य नहीं चलेगा। अब जो बहुकोशिकीय शरीर है उनका शरीर क्या बहुत जटिल है, उनको ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या है? बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से तुम यहां देख सकते हो ये 4 प्रश्न दिया हुआ है। यदि इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंगे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इन क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। तो यहां देख सकते हो कोई सजीव है या निर्जीव, इसके निर्धारण के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा? ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तो जैव प्रक्रम का। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं? इन 4-5 दिया रहेगा। जैसे कि उसमें एक दिया रहेगा, कौन कौन है? देखो, पहला है श्वसन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है मान लो पोषण, और चौथा दिया रहेगा रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो इनमें से कौन आवश्यक मानोगे? तो आवश्यक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनन। जनन का कोई जरूरी नहीं है, यानी कि 3 प्रक्रमों एकदम जरूरी हो गया, लेकिन जनन उतना जरूरी का नहीं है। यदि हमको जीवित रहना है तो ये 3 प्रक्रम हमेशा हमारे शरीर में चलने चाहिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। तो हो गया ना यहां से भी एक एमसीक्यू। बोलोगे सर यहां से कुछ खास ज्यादा एमसीक्यू नहीं मिल रहा। अरे मिलेगा, जब टॉपिक में घुसेंगे तब ना मिलेगा। इतना सारा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो आ गया हमारा पहला टॉपिक, और ये क्या हो गया? पोषण। तो पोषण जैसे ही नाम लिया बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। तो पोषण क्या है बच्चों? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करता है? विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। जैसे यदि हम लोग मनुष्यों की बात करें तो वह भोजन को लेगा, भोजन को तोड़ेगा, भोजन के तोड़ने के बाद उसमें से पदार्थों को अवशोषित करेगा और फिर जो वर्ज्य पदार्थ है उसको भी बाहर फेंक देगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो गया, क्या? भोजन का लेना, उसका पचाना और उसके बाद उस पचे हुए भोजन को अवशोषण करना, इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो पोषण का मतलब समझे? ठीक है, तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई, मान लो कि मनुष्य का पूछेगा, जिसमें कोई मनुष्य भोजन को लेता है, उसका पाचन करता है और उसके बाद भोजन का अवशोषण करता है, फिर बहिक्षेपण गंदे पदार्थ को निकाल देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पोषण। क्या है इसका उत्तर? पोषण। तो पोषण बच्चों कितने प्रकार का है? यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या तुम बता सकते हो? यस, पोषण होता है 2 प्रकार का। क्वेश्चन क्या पूछा? पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण होता है 2 प्रकार का। पहला को कहेंगे स्वपोषी और दूसरा को क्या कहेंगे? परपोषी। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि वैसे जीव जो कि कच्चे पदार्थों का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं या फिर अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी कहते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? स्वपोषी। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पेड़ पौधे हैं या कुछ जीवाणु यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो किस प्रकार से पोषण करते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? यस, स्वपोषी पोषण। तो इसके बाद और क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन होगा कि बताइए जो मनुष्य है वह स्वपोषी है या परपोषी है? यस, वह क्या है? परपोषी है। तो यहां पर जैसे हरे पौधे तुमने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को बनाते हैं, वो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल, तो यहां उसका चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो जो अन्य जीव जैसे हम लोग खुद हैं, वह जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और उसको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, फिर उसको उपयोग करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बहुत अच्छा। देख रहे हो तुम, कुछ भी चीज यहां पर बच रहा है? नहीं बच रहा है। एगो चीज दिख रहा हो तुमको, एंजाइम। क्या इससे क्वेश्चन आएगा? यस। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैव उत्प्रेरक इनमें से निम्न में से ABCD में से जैव उत्प्रेरक कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एंजाइम। एंजाइम को हम लोग बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। तो यहां से एक और क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भोजन का जटिल अणु है उसको तोड़कर सरल अणुओं में बदलने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा एंजाइम। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं? जटिल अणु के रूप में। उसको तोड़कर सरल अणु जो बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाचन। क्या हो जाएगा? पाचन। देखा तुमने कितना सारा यहां पर हो गया। अब जो जीव जंतु स्वयं से भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विषमपोषी जीव। क्या बोलते हैं? विषमपोषी जीव। कोई दिक्कत लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से तो विषमपोषी जीव में से बहुत सारे एग्जाम्पल तुमसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो यह स्वपोषी पढ़ा दिया गया है, तो बुक से हम लोग चल रहे हैं, तो पहले स्वपोषी पढ़ लेते हैं। इससे देखते हैं क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अरे सबसे पहला आ गया फोटोसिंथेसिस। इससे तो एकदम गर्दा फाड़ क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है। तुम जो PDF खरीदोगे ना उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ? वैसा पोषण जिसमें जो जीव होते हैं वो कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं और जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। और यह इसका मेन प्रोसेस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो यहां देख सकते हो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखो VVI क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन यहां पर कि प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वह CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब यहां से जो मैं बताते जा रहा हूं उसको लिख लो तुम लोग, एकदम आने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि यहां देख सकते हो CO2 है और यहां पर ग्लूकोज है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि यहां जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है? तो इसका उत्तर है CO2 के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? CO2 के द्वारा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन PDF लिए होगे ना तुम लोग, यदि खरीदे होगे तो देखो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वह किसके द्वारा होता है? तो H2O यानी जल के टूटने से ऑक्सीजन बनता है और यही फिर मुक्त होता है। तो याद रखना कि ये जो O2 बना ना वह किस चीज से बना है? वह H2O से बना है। अरे सर खत्म हो गया ना? वाह क्या बात है, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक से जब तक 10 क्वेश्चन नहीं होगा कैसे खत्म हो जाएगा? तो यहां से और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा चीज प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
ABCD 4 ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोफिल। यह क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। कौन सा? क्लोरोफिल। यानी कि बताओ, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफिल, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन किया जाएगा। तो बच्चों, यदि तुमने पीडीएफ लिया होगा ना, तो यहां पर तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन एकदम क्लियरली पूछा ही जाता है। पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश आ रहा है ना, उसको अवशोषित कौन कर लेता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। प्रकाश जो आता है उसको कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्या यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया? ना 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 ना, अभी नहीं खत्म हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? क्या तुम बता सकते हो? पॉज लेता हूं मैं 1-2 सेकेंड का। नहीं बता पाए तो मैं बता देता हूं। जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है। अब इसके पहले तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि जो जल अणु था, जल से ही हम लोगों को क्या मिलता है? बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन मिल रहा है वह किस चीज से मिल रहा है? बच्चा लोग, जल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? जल से। और जो CO2 है उसी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। CO2 से किसका निर्माण हो रहा है? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है? जानते हो, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। मान लो यहां से यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज क्या है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? इसका उत्तर है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ग्लूकोज है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो ग्लूकोज है वह सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, देखा कितना सारा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर देखो, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि जो मरुद्भिद मरुस्थलीय पौधे होते हैं, क्या उनके शरीर में, क्या उनके बॉडी में, मतलब जो प्लांट है उनके बॉडी में दिन के समय स्टोमाटा खुला रहता है कि बंद रहता है? इसका उत्तर है कि दिन के समय उनका स्टोमाटा क्या होता है? बंद होता है। कोई दिक्कत? अब चलो बोलोगे स्टोमाटा, तो देखो यहां पर स्टोमाटा को दिखाया गया है, यहां देखना। अरे बाप रे, यहां भी क्वेश्चन है भाई, यहां भी क्वेश्चन है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यहां से तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। पहले एक मैं स्टोमाटा तुम्हें बता दूं, तुमने पहले पढ़ा होगा मुझे पता है। स्टोमाटा जब खुलता है ना, तो उससे काफी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे जल हो गया तुम्हारा, CO2 हो गया तुम्हारा। तो CO2 का आदान प्रदान किससे हो रहा है? स्टोमाटा से। तो अब बताओ, यदि तुम्हें, मतलब प्लांट को CO2 चाहिए तो स्टोमाटा खुला होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? बहुत अच्छा, खुला होना चाहिए। यदि स्टोमाटा खुला होगा तो CO2 उसको मिलेगा। तो अब क्वेश्चन बताओ, CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ABCD 4 ऑप्शन होगा। आंसर क्या है? स्टोमाटा के द्वारा होगा। दूसरा क्वेश्चन बताओ, वाटर, पानी वाष्प के रूप में किसके द्वारा प्लांट के बॉडी से बाहर जाता है? इसका आंसर है स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा, जिसको हम लोग रंध्र भी कहेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र, याद रखना। तो देखो, जो तुम्हारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, उनके शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? स्टोमाटा को बंद रखना पड़ता है। दिन में क्या करेगा? स्टोमाटा बंद रहेगा। तो दिन में यदि स्टोमाटा बंद रहेगा तो उसमें CO2 का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहीं से मैंने क्वेश्चन बताया था कि बताओ, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके शरीर में दिन के समय स्टोमाटा खुला रहता है कि बंद रहता है? आंसर है बंद रहता है। चलो, तो एक और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें देख सकते हो
क्यूटिकल जो मोमी सरफेस है ऊपर में पाया जाता है, ये क्या करता है, जल के हानि से उनको बचाता है। और भी पौधे हैं, जो यहाँ के भी पौधे हमारे, उनमें भी ये क्यूटिकल पाया जाएगा, लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे उसमें बड़ा मोटा लेयर पाया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से किसके कारण पानी की हानि से मरुस्थलीय पौधे अपनी रक्षा करते हैं, या कोई भी पौधे अपनी रक्षा करते हैं, तो उसका क्या हो गया, मोमी क्यूटिकल। ये देखो सबसे ऊपर वाला भाग है, यही क्या है, क्यूटिकल। और यही क्या करता है, पानी में से, मतलब पौधे में से पानी जो उड़ता है ना, उसको उड़ने से रोकता है। ठीक है, वाष्प के रूप में जो बाहर जाता है ना पानी, उसको रोकता है। तो देख लिया कितना सारा क्वेश्चन हो गया। अरे मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, देख लो कितना सारा क्वेश्चन हो गया। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें स्टोमाटा या रंध्र कब खुलता है, इसका उत्तर है रात्रि में खुलता है। तो उन्हें CO2 कब मिलता है, तो रात्रि में उन्हें CO2 मिलता है। तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण है वह कितने स्टेप में होता है, उत्तर है 2 स्टेप में होता है। आधा होता है दिन में, आधा होता है रात में। तो पौधे जो हैं दिन में, रात के समय क्या बनाते हैं, तो पौधे रात के समय मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि दिन में क्या होता है, प्रकाश आएगा और प्रकाश के द्वारा वह फिर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये पूरा टॉपिक है तुमको समझना है। अरे पूरा टॉपिक समझना, जाके बुक पढ़ो ना, मैंने बनाया है बहुत सारे वीडियोस, उनको देखो। तो यहाँ पर अब बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे क्लोरोफिल जो वर्णक है वो कहाँ पाया जाता है, 9th में भी मैंने पढ़ाया था, वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बच्चों कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के होने के बाद किस चीज का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए क्या किया जाता है, क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के लिए के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, MCQ, BVI MCQ। तो इसका उत्तर है मंड परीक्षण किया जाता है। बच्चों क्या उत्तर है, मंड परीक्षण। क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कि मंड क्या होता है। तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। नया क्वेश्चन ये बोलेगा कि जो मंड परीक्षण किया जाता है उसमें क्या सॉल्यूशन, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है। ABCD 4 ऑप्शन होगा, इसका उत्तर है आयोडीन का सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है। मंड परीक्षण के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन उपयोग किया जाता है। अरे भैया बस इतना, देखो चौथा क्वेश्चन, जब मंड परीक्षण के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो यहां देख सकते हो, यहां जो कलर है वह कैसे परिवर्तित हो जाएगा, मंड का जो कलर है वो कैसे परिवर्तित हो जाएगा, देख सकते हो, काला नीला इस तरीके का रंग देखने को मिलेगा। यानी कि यहां देखो पत्तियों में यहां प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण में मंड का निर्माण हुआ, और जब इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना तो नीला काला धब्बा देखने को मिलेगा। अरे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहां से बन गया। देखा, इसको कहते हैं MCQ। अरे इसको कहते हैं MCQ, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहां पर आगे देख सकते हो, यहां पर तुम्हें क्या दिखाया गया है, बताओ, रंध्र के बारे में बताया गया है। यही देखो, यही है रंध्र का चित्र, ये भी रंध्र है और ये भी क्या है, रंध्र है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। अब इस रंध्र में देख सकते हो, इसको बोलते हैं रंध्र का छिद्र, और ये है द्वार कोशिका। क्वेश्चन MCQ, रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना किसके द्वारा होता है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। द्वार कोशिका जब खुल जाता है तो रंध्र खुल जाता है, द्वार कोशिका जब बंद हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है। नया क्वेश्चन बोलेगा कि यहां पर क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, हरित लवक कहां पाया जाता है। इसका उत्तर है द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, तुम्हें मैंने बताया था जब ये खुलेगा तो CO2 क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इसके खुलने से H2O क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा,
और ये जो जल है वाष्प के रूप में जब पौधों से बाहर की ओर जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहां से क्वेश्चन आएगा। इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो तुम देख सकते हो यहां चित्र भी दिखाया गया है वाष्पोत्सर्जन का। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन। हाँ, यहां पर वाष्पोत्सर्जन नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं। वाष्पोत्सर्जन मैं बता दे रहा हूं क्या होगा कि यहां पर क्या करेंगे, एक पौधा ले लेंगे और पौधा के चारों बगल क्या लगा देंगे? प्लास्टिक को लपेट देंगे। तो जब प्लास्टिक को लपेट देंगे ना, तो उस प्लास्टिक के अंदर कुछ पानी की बूंदें तुम्हें देखने को मिलेंगी, जो कि क्या होती हैं? वाष्प होती हैं, जो कि कहां से निकलती हैं? स्टोमेटा के द्वारा निकलती हैं, यानी कि पौधे के द्वारा निकलती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है ना? चलो आगे देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग को एक और क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या है? गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो इसका उत्तर क्या है? गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है। इसके अलावा देख सकते हो तना, जड़, पत्तियां, इसकी सतह से भी गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। अब मैंने ये बता दिया कि पौधों में जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, ज्यादा पानी होता है, वह उसके वायवीय भाग से बाहर चला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो वह तो क्वेश्चन हो ही गया। अब यहां पर छिद्र का खुलना या बंद होना मैंने बताया था कि जो उसका द्वार कोशिका है उसके द्वारा होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती हैं, तो रंध्र पिचक जाता है कि मतलब रंध्र बंद हो जाता है कि खुल जाता है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है कि जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, फूलेंगी कैसे? मान लो जल उसके अंदर घुस गया है तब फूल जाएंगी, तो वह मतलब कि रंध्र खुलेगा या बंद होगा? तो इसका उत्तर है रंध्र खुल जाएगा। रंध्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आएगा कि जब द्वार कोशिकाओं का पानी निकल गया और द्वार कोशिकाएं क्या हो गई? पतली हो गई, तो रंध्र खुल जाएगा कि बंद हो जाएगा? तो इसका उत्तर है कि वह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, क्या तुमने इतना पढ़ा था कभी एमसीक्यू? इतना भीतर का एमसीक्यू कभी पढ़ा था? अरे नहीं पढ़ा होगा। मेरी बात मान लो, तुमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैं ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये बात ध्यान देना। बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना प्लीज यार। बहुत कम व्यूज होते हैं, जिस कारण से और अच्छे वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा हूं। यदि तुम्हें वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब देखो यहाँ पर एक और प्रयोग। यह जो प्रयोग है बच्चों, इस प्रयोग में दिखाया गया है कि CO2 क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तो ये प्रयोग तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या किया? पौधे को लेंगे और उसको हम लोग पहले तो धूप से हटाकर बंद कमरे में रख देंगे जहां पर कोई धूप नहीं पड़ता है, और उसके बाद यहां पौधा को रख देंगे, बेल जार से ढक देंगे, उसको पूरा सील पैक कर देंगे। और एक पौधे के अंदर यहां जो देख सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH। और एक पौधे में KOH नहीं रखते हैं। यहां से MCQ बनता है। MCQ बनेगा कि भैया बताइए कि KOH क्या करता है, क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जबकि यहां पर CO2 रहता है। तो अब बताओ, कुछ दिन 3-4 दिन इसको रखने के बाद इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? सूर्य के प्रकाश में। तो किस में प्रकाश संश्लेषण होगा? ये जार नंबर 1 है, ये जार नंबर 2 है। क्या तुम बता सकते हो किसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? कौन मंड परीक्षण को देगा? यदि पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा कि भाई इसमें CO2 है, तो इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। इसमें अरे यार, इसमें CO2 कहाँ है? इसका CO2 तो ये KOH एब्जॉर्ब कर लिया है, यहां है CO2, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। देखा तुमने, कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वही यहां पर लिखा हुआ था जो मैंने तुम्हें बता दिया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक हो गया? CO2 आवश्यक हो गया, फिर क्लोरोफिल आवश्यक हो गया, और इसी के साथ साथ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश भी बोलेंगे, प्रकाश भी क्या हो गया? आवश्यक हो गया। ये जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश हो। तो ये 3 चीज जरूरी हो गया, और इसके लिए MCQ भी मैंने बता दिया। अब देखो,
तो पौधे को और भी सामग्री तो चाहिए ना, जैसे कि उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहां से भी तो क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये सारे पदार्थ जो है पौधों को कहां से मिलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। तो उत्तर क्या है, मिट्टी से मिलते हैं। तो क्या ये सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, VBI क्वेश्चन भी पूछेगा। VBI क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं। क्या कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है, बहुत सारे बच्चे हो, वे इसे नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, यानी कि अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में वो क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्व करते हैं। तो ये बात तुम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को उपयोग में नहीं लाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने स्वपोषी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं विषमपोषी। जैसे शुरू में ही बताया था कि विषमपोषी वैसे जीव होते हैं जो भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग क्या है, विषमपोषी हैं। क्वेश्चन फटाफट आते जाएगा, कवक कैसे जंतु होते हैं, स्वपोषी या विषमपोषी? तो इसका उत्तर है विषमपोषी। नया क्वेश्चन, जो कवक हैं वो मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृत जीवी होते हैं, यानी कि मरे हुए चीजों को सड़ा गला कर वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। यहीं से एक और कवक से क्वेश्चन आएगा कि ये क्या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में शरीर के भीतर तोड़ते हैं या बाहर तोड़ते हैं? तो इसका उत्तर है वो बाहर ही तोड़ देते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, पूछेगा वैसे पादप का नाम बताइए जो कि क्या है, एक परजीवी है। तो परजीवी सबसे पहले किसे कहते हैं, वे जीव जो दूसरे के ऊपर, मतलब कि जो जीवित जीव है उसके ऊपर जाकर उससे अपना पोषण करता है, उसको बोलते हैं परजीवी। तो जिस पर से ये भोजन को अवशोषित करा वह भी जीवित है, ठीक है, ये याद रखना। और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी भी क्या हो गया, एक पर पोषण का ही क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो यहां से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो और भी कवक से क्या आ गया, फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, ये सब क्या है, कवक के उदाहरण है जो कि मृत जीवी होते हैं। या आप कहीं कहीं पे मृतोपजीवी भी तुम्हारा लिखा हुआ होता है। तो जैसा मैंने बताया था परजीवी के बारे में, तो ये जिस पर रहते हैं उनको बिना मारे उसके शरीर से क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे क्या हो गया तुम्हारा, अमरबेल हो गया, किलनी हो गया, जू हो गया, लीच हो गया, फीता कृमि हो गया। ये बहुत सारे जीव हैं जो कि दूसरे के ऊपर रहते हैं, जीवित प्राणी के ऊपर रहते हैं और वहां से भोजन को अवशोषित करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग परजीवी, ठीक है। तो यहां अमरबेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, बोलेगा कि अमरबेल क्या है, तो यह एक परजीवी है, ठीक है। ये सारा चीज तुमको याद कर लेना है। अब देखो जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो यहां पर अमीबा से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, VBI क्वेश्चन है कि अमीबा में जो भोजन होता है वह कैसे ग्रहण करता है। तो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, कूटपाद या पादाप। तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि इस तरीके से जब भोजन को देखेगा तो कूटपाद का निर्माण करेगा, भोजन को पकड़ लेगा और उसको अंदर ले आएगा। तो क्या चीज का निर्माण होगा, खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा। दो क्वेश्चन यहां से हो गया तुम्हारा कि अमीबा में खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। यहां से एग्जाम में पूछेगा खाद्य रिक्तिका का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बताओ, ये होता है तुम्हारा अमीबा के द्वारा। अब यहां पर सारा चीज तुम्हें एक एक करके जो मैंने बताया वही सारा चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब तो आ गया मनुष्य, और मनुष्य में जो पोषण है उससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब क्वेश्चन अब आते जाएंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये अब क्या करो, अब एकदम बढ़िया से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक तो जो आ रहा था वो शायद तुम्हें भी पता होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा ना एकदम VBI क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं MCQ, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण में सबसे पहला हम लोगों को जो सीखना होता है वह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र है। तो जो पाचन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ये मैंने बताया था। सबसे पहला क्या होता है, आहार नाल, और दूसरा क्या होता है,
ग्रंथियां जो कि पाचक रस को निकालती हैं। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, जो मुख से लेकर के गुदाद्वार तक जो नाली फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो नाली नुमा रचना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका उत्तर ABCD बताओ। तो इसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आंसर क्या है बच्चों? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 9 मीटर होती है। तो यहां से क्वेश्चन आते जाएंगे और हम लोग को आंसर करते जाना होगा। तो हम लोग भोजन को कहां लेते हैं? मुंह में लेते हैं, और मुंह में लेकर भोजन फिर हमारे पाचन तंत्र में आगे की ओर बढ़ता है और भोजन क्या होता है? पचता है। तो यहां से क्वेश्चन बोलो कि भोजन के जटिल अणु का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है एंजाइम के मदद से होता है। पाचन जो है वह एंजाइम के मदद से होता है। तो क्या इतना ही क्वेश्चन है? नहीं, नेक्स्ट और क्वेश्चन, यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो पाचक रस है वह कहां से निकलता है? तो इसका उत्तर है वह ग्रंथियों से निकलता है। अलग अलग जगह पे हमारे पाचन तंत्र में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जिससे कि पाचक रस निकलता है। उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो मुझे लगता है कि तुमने तो ये सारा पढ़ ही लिया है, पहले तो पढ़ा होगा ना। हम लोग तो यहाँ बस MCQ को छांट छांट के निकाल रहे हैं, एक एक लाइन से, प्रत्येक लाइन से हम लोग यहाँ पर MCQ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पाचन तंत्र तुम देख सकते हो। यहाँ पर इस पाचन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हो, यही है हमारा आहार नाल। यहां पर अब एक एक करके एकदम ऊपर से नीचे तक बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं और तुम देखते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि लाला ग्रंथि या लासा ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका उत्तर है मुंह में पाया जाता है। लाला ग्रंथि कहां पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां जो चित्र से मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका नाम है यकृत। तो चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बोलेंगे कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जठर ग्रंथि। हो गया क्वेश्चन, यहां पर क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। तो बोलेगा कि अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? अग्नाशय इस प्रकार का ग्रंथि है बच्चों जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा अग्नाशय के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। एक और मैं बता देता हूं तुम्हें, इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? इसका उत्तर है अग्नाशय से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है या क्या काम करता है? इसका आंसर है कि यह ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। और इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से डायबिटीज होता है, यानी कि चीनी का रोग होता है। ये तुमने पढ़ा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से तुम्हें आ सकते हैं। और भी क्वेश्चन यहां पर बनते जाएगा कि मुंह में किस चीज का पाचन होता है? तो इसका उत्तर है, अच्छा ये सारे MCQ में पढ़ा रहा हूं, पहले तुम्हें सारा प्रोसेस तो आता है ना? नहीं आता है तो वीडियो को जाकर के देख लो। यदि तुम पढ़ लोगे सारा तो बहुत आसानी से MCQ को फिर कर सकोगे। तो हर एक लाइन से यहाँ MCQ में बता रहा हूं, हर एक लाइन से कोई भी MCQ नहीं छूटने वाला है। तो मुंह में किसका पाचन शुरू हो जाता है? 4 ऑप्शन होगा तुम्हारा, उसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। फिर पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? तो इसका उत्तर है अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर पूछेगा कि जो वसा है उसका पाचन कहां पर होता है? मुंह में होता है कि अमाशय में होता है कि छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है? इसका उत्तर है छोटी आंत में। किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है।
इसके बाद तुम्हें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो हम लोग ये ओवरऑल मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर। हाँ, एक और भी क्वेश्चन जो कि तुम्हें तो पता है कि मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो चीज मैंने बताया इसी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो मुंह में पाचन हो रहा है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां देखो, मुंह में कौन सा ग्रंथि होता है? लाला ग्रंथि या लासा ग्रंथि मैंने बता दिया। बोलेगा इससे क्या निकलता है? इससे लार निकलता है। और इसमें क्या होता है? एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन नामक एंजाइम होता है, या फिर बोलेंगे एमिलेज नामक एंजाइम होता है। VVI क्वेश्चन है, यहां पर निकलेगा एमिलेज नामक एंजाइम, जो कि तुमको क्या करना है? याद करना है। देखो, एमिलेज नामक एंजाइम निकलेगा। एमिलेज नामक एंजाइम कहां पर निकलेगा? तो यहां पर मुंह में निकल रहा है। तो ये एमिलेज एंजाइम क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन, एमिलेज एंजाइम क्या कर रहा है? मुंह में क्या कर रहा है? तो जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदल रहा है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह में जटिल शर्करा मैंने क्या हो गया? जटिल कार्बोहाइड्रेट, उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में कौन बदल रहा है? तो इसका उत्तर है एमिलेज नामक एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं? ये मैंने बताया था, जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। समझ में आ गया? अब चलो VVI क्वेश्चन यहां से आते जाएंगे। अब चलो, अब मुंह तो हो गया, अब हम देखेंगे कि जो भोजन है पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है यानी आहार नाल है उसमें आगे की ओर बढ़ता है, तो उस गति को क्या कहते हैं? आहार नाल में जो भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है उस गति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्रमाकुंचन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाएगा अमाशय से, जो कि VVI क्वेश्चन है। तो अमाशय के दीवार में कौन सा ग्रंथि होता है? अभी मैंने तुरंत बताया ना, तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमाशय के दीवार में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है। अब वहां पर जो ग्रंथि पाया जाता है बच्चों, उससे 3 प्रकार की चीजें निकलती हैं। वे कौन कौन सी हैं? यहां से भी एक MCQ आ गया। 4 ऑप्शन होगा तुम्हें और चौथा में लिखा रहेगा इनमें से सभी, या फिर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से भी हो सकता है। तो पहला हो गया तुम्हारा HCl, दूसरा क्या हो गया? पेप्सिन, और तीसरा क्या हो गया? म्यूकस, जिसको श्लेष्मा कहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? श्लेष्मा। तो ये तीनों तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर पूछेगा कि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह क्या करता है? ABCD। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह क्या करता है? जो अमाशय है उसका माध्यम अम्लीय बनाता है। चलो एक और क्वेश्चन, यहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक और काम करता है, वह पेप्सिन नामक एंजाइम को एक्टिव करता है, उसको कार्य करने के लिए एक्टिव करता है। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अमाशय में किस चीज का पाचन होता है? इसका उत्तर है प्रोटीन का पाचन होता है। चौथा क्वेश्चन यहां पूछेगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सुरक्षा देता है? उसका आंसर है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय की दीवार को किस चीज से बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। और यहां पर तुम देख सकते हो, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। अब जब छोटी आंत में भोजन आता है तो तुम्हें पता होगा कि अलग अलग जगहों से पाचक रस आएगा छोटी आंत में। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है छोटी आंत में होता है। चलो, तो यहां पर एक और क्वेश्चन कि छोटी आंत का जो माध्यम है वो अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा? तो इसका आंसर है कि इसका माध्यम क्या होगा? क्षारकीय होगा। तो एक और क्वेश्चन कि छोटी आंत का माध्यम क्षारकीय कौन बनाता है? तो याद करो कौन बनाता है?
हाँ, जो लीवर है उससे जो सिक्रीशन होता है वह कहाँ आता है, छोटी आंत में, और इसका माध्यम को क्या बनाता है, बोलो, क्षारकीय बनाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को सारा चीज यहाँ पर याद रखना है, एक एक बात को याद रखना है, क्योंकि हर एक लाइन से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एकदम याद रखना। अब देखो, छोटी आंत मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, और क्या होगा, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा तुम्हें कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा तो वह क्या बनेगा, तो इसका जो आंसर है वह है ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। दूसरा देखो, यहां जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जो प्रोटीन का पाचन है वो पूर्ण पच जाएगा तो क्या बनता है, एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। फिर बोलेगा जो वसा है उसका पाचन हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो इसका उत्तर है वह वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहां से 3 क्वेश्चन हो गए या नहीं हो गए। तो एक और क्वेश्चन यहां पर पूछेगा कि वसा को कौन सा अम्ल पचाता है, तो इसका उत्तर है लाइपेज नामक अम्ल, नहीं, कौन सा एंजाइम पचाता है, तो वसा को लाइपेज एंजाइम पचाता है। एक और क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि यहां पर जटिल कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने पहले बता दिया था कि यहां भी जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमिलेज नामक एंजाइम यूज होगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा, एमिलेज नामक एंजाइम। फिर यहां प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उपयोग होता है। क्वेश्चन उलट भी सकता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है, यस, प्रोटीन को। एमिलेज नामक एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को। तो यहां पर पूछेगा लाइपेज एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है या किसको पचाता है, तो वसा को पचाता है। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चन छूट ही रहा है, तुम्हें मैंने बताया ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो यहां पर तुम देखोगे कि ये जो वसा होता है उसके पाचन में जो बाइल जूस है, यानी कि जो लीवर से यकृत से जो जूस आता है वह भी मदद करता है, और वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने में मदद करता है। तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। तो यहां से हो गया ना क्वेश्चन कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में कौन तोड़ता है, तो पित्त लवण उसको तोड़ता है। चलो अब देखते हैं, अब अवशोषण से रिलेटेड क्वेश्चन। पाचन तो हो गया ना, अब हम लोग देखेंगे अवशोषण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहां पर यही पूछेगा कि आंत की भित्ति में, छोटी आंत की भित्ति है और बड़ी आंत में भी, लेकिन यहाँ छोटी आंत की बात करें कि आंत की भित्ति में क्या कैसी संरचनाएं होती हैं जो कि भोजन को अवशोषित करती हैं, तो इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे उंगली जैसा प्रवर्ध होता है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं, विली, क्या बोलते हैं, विली, यानी कि दीर्घ रोम कहते हैं, वही भोजन को अवशोषित करती हैं। एक और क्वेश्चन, तो मैंने क्या बताया कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। दूसरा, भोजन का अवशोषण में कौन कैसा रचना होता है जो अवशोषित करता है, दीर्घ रोम के द्वारा, उसी के द्वारा भोजन क्या होता है, अवशोषित होता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछेगा, बताइए कि आंत की दीवार में किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे कि उसमें भोजन का अवशोषण हो। तो बताना है, आंसर में एबीसीडी रहेगा ना, उसमें लिखेगा कि दीर्घ रोम के कारण, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ रोम। दीर्घ रोम के कारण क्या होता है, उंगली नुमा प्रवर्ध होता है जिसके कारण उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहां तक हमारा कितना सारा क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां पर दंत क्षरण, इसको छोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। क्या होता है, जब कभी कभी हम खाते हैं तो मुंह में क्या होता है,
टुकड़े मतलब कि भोजन के टुकड़े क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जिससे उस पे बैक्टीरिया का हमला होगा और हमारा मुंह का जो माध्यम है वह कैसा होगा। क्वेश्चन बोलेगा किस माध्यम में मुंह में जो दांत है वो सड़ना शुरू कर जाएंगे, तो अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अम्लीय माध्यम किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया के हमला के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे क्या होगा, तो उससे दंत क्षरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत क्षरण। इसमें क्या होगा, जो इनेमल तथा डेंटिन है वह धीरे धीरे मृदु यानी कि कठोर होता है ना, उससे वो क्या हो जाएगा, मुलायम होना शुरू हो जाएगा। तो यहां भी क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो इनामल है। ये क्या है, हार्डेस्ट भाग होता है। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। यहां पर एक और क्वेश्चन, दंत प्लाक पूछ सकता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया का हमला होगा और भोजन के जो अणु होंगे, कण होंगे, वो फंस जाएंगे और प्लैक का निर्माण करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, दंत प्लैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दंत प्लैक बोलेंगे। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर बता दिए। तो इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वह आ गया तुम्हारा श्वसन का। क्या है, श्वसन। तो अब हम लोग श्वसन से संबंधित बहुत सारे चीजों को यहां पर पढ़ेंगे और फिर इससे जितने सारे एमसीक्यू हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलो हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे श्वसन से सारे एमसीक्यू। तो श्वसन मतलब क्या हुआ, श्वसन मतलब कोशिकीय श्वसन के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन श्वासोच्छ्वास एक और प्रक्रिया है जिसमें सांस का लेना और सांस का छोड़ना। तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये मिलके बनाते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बनाते हैं बच्चों, श्वासोच्छ्वास। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद तुम बोल सकते हो कि सांस में हम लोग क्या लेते हैं मुख्य रूप से, तो लेते तो हवा है, लेकिन हम लोगों को यहां पर लिखना है ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है मुख्य रूप से, तो बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहां देखो 3 क्वेश्चन हो गए ना, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर भी है। देखो ये चूना जल यहां पर है और चूने के जल में जब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सांस को छोड़ रहा है, तो यहां पर इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका उत्तर है ये दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। और यहां पर क्या डाला जा रहा है, तो CO2। ये क्या कर रहा है, फूंक रहा है क्या, CO2। इसमें क्या डाल रहा है भैया, CO2 को फूंक रहा है। चलो तो अब यहां पर हम लोग श्वसन के बारे में आते हैं और मुख्य रूप से जो श्वसन पढ़ना है, जैसे तुमने पहले भी पढ़ा है, कोशिकीय श्वसन। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकता है, तो यहां ग्लूकोज का खंडन हो रहा है, ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज के टूटने से क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन, और या फिर क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होगा, तो तुम उत्तर देना श्वसन। चलो अब यहां से 2 क्वेश्चन और होगा। श्वसन, वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, ABCD 4 ऑप्शन, तो आंसर है वायवीय श्वसन। और एक ऐसा श्वसन जिसमें वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। देखो 3 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। अब यहां पर हम लोग बढ़ेंगे आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो श्वसन में कौन चीज टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। तो यहां पर इससे देख लो, यहां पर ये जो चार्ट तुमको दिख रहा है, मैंने तुम्हें जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक पॉइंट से ना MCQ बनता है। तो यहां पर देखो श्वसन को ही पूरा प्रदर्शित किया गया है। ये देखो ग्लूकोज है, इसका विभिन्न परिस्थितियों में विखंडन हो रहा है और क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। तो देखो कितने सारे हम लोग यहां पर क्वेश्चन बनाएंगे, मैं यहां पर गिनूंगा। देखो पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका जो विखंडन होता है, पहले तो यहां से बढ़ते हैं कि ग्लूकोज कितने कार्बन का अणु है। तो ये देखो 6 कार्बन अणु है, C6H12O6। तो ये कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो 6 कार्बन, यहां कितने कार्बन है, 6 कार्बन।
नया क्वेश्चन, ये जो ग्लूकोज है वह टूट के सबसे पहले क्या बनाता है? इसका उत्तर है पायरुवेट। देखो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, क्या बनाता है? पायरुवेट। तीसरा क्वेश्चन, यह जो इसमें टूट रहा है तो कहां पर टूट रहा है? इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य में। ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ग्लूकोज पायरुवेट में कहां टूटेगा? कोशिका द्रव्य में टूटेगा। अब देखना, इसके बाद मान लो कि ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है और ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसे ही क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा वायवीय श्वसन कहां संपन्न होता है? इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। पांचवा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां मिलता है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ना, तो यहीं सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको मिलता है। चलो एक और क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन सीधे यहां पर ये बना देगा, तुमको बोलेगा कि किस चीज का अभिक्रिया दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? तो उत्तर देना होगा तुमको श्वसन दिखा रहा है। सातवां क्वेश्चन, यहां पर जो ऊर्जा मुक्त होता है वह किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा मुक्त होता है। और ये तो मैंने बता दिया, इनमें से जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है वो कहां मिलता है? यहीं पे। चलो एक और सातवां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। तो ये बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। सब पता है तुम लोगों को। अब देखो यहां पर अवायवीय श्वसन का भी उदाहरण दिया हुआ है। तो जैसे जो यीस्ट है, यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट कोशिकाओं में क्या होता है कि यहां पर वायु की अनुपस्थिति में यह जो पायरुवेट है आगे की ओर टूटता है और टूट करके इथेनॉल का निर्माण करता है। तो यहीं से क्वेश्चन आ गया, बताइए इथेनॉल का निर्माण किस श्वसन में होता है? तो अवायवीय श्वसन में। दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि यहां पर मैं बढ़ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा? ये अवायवीय श्वसन में जो इथेनॉल का निर्माण हो रहा है किनमें से निम्न में से होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन यदि ईस्ट दिया है तो ईस्ट लिख सकते हो। इसी को यहां पर फर्मेंटेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहां देखना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा जब ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में जब श्वसन होता है तो उससे क्या बनता है? तो बोलेंगे लैक्टिक अम्ल बनता है। तो एक और क्वेश्चन पूछेगा, यदि ज्यादा लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो गया तो उससे क्या होता है? मसल क्रैम्प होता है। क्या होता है बच्चों? मसल क्रैम्प होता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मसल क्रैम्प का होना किसके कारण होता है? इसका उत्तर है ज्यादा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मसल क्रैम्प होता है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। तो जो ऊर्जा निकल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है? एटीपी के रूप में। तो बस इतना ही? अरे नहीं भाई, देखो कितने सारे और क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहां पर देखो, अच्छा मैंने तुम्हें पढ़ाया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है या ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी है क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकल रहा है। इसके बाद देखो यहां पर देखना, जो एटीपी है वह किससे मिलके बना है? एडीपी और फॉस्फेट से मिलके बना है। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। और यहां पर यह जो ऊर्जा मिल रहा है इसी से हम लोग अपने कार्यों को कर पा रहे हैं। और यहां पर बोलता है कि यहां देखो भी क्वेश्चन ये कई बार पूछता है तुमसे, तो इसको याद रखना। यहां देखो, आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इस एटीपी का उपयोग क्रिया के परिचालन में करते हैं और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होता है, यानी कि ये जब खंडित होता है तो कितना ऊर्जा निकलता है? क्वेश्चन, तो इसको लिखेंगे 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा क्या होता है? विमोचित होता है, निकलता है। देखा कितना सारा क्वेश्चन हो गया। मैं तो थक गया। लेकिन
थकने से काम नहीं चलेगा। यहां देखो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन श्वसन तंत्र के पहले कुछ और भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। जैसे जो जलीय जीव होते हैं वे कैसे, जलीय जीव कैसे श्वसन करते हैं, तो इसका उत्तर है वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेकर के श्वसन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जो जलीय जीव होते हैं और जो स्थलीय जीव होते हैं किनमें श्वसन का दर फास्ट होता है, मतलब सांस जल्दी जल्दी कौन लेते हैं, इसका उत्तर है जलीय जीव सांस क्या लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। इसके बाद तुम आ जाओ अपने, क्या है ये श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र का यहां से चित्र देख सकते हो, जैसे ये नासा द्वार हो गया तुम्हारा। इसके बाद यहां पर देखोगे आगे की ओर बढ़ा तो ये कंठ हो गया, कंठ के बाद श्वास नली हो गया, फिर ये क्या हो गया श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका कोश। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो श्वास नली है निम्न में से किससे बनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाता है उपास्थि वलय से। रिंग रिंग टाइप का ये उपास्थि का वलय होता है, हाफ रिंग जिसको बोलते हैं, उससे ये उपास्थि बना होता है। नया क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम लोग वायु को ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है किस भाग में अवशोषित हो जाएगा, तो यह है कूपिका। क्या है बच्चों, कूपिका। कूपिका में ही ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। कूपिका क्या करता है, गैस के आदान प्रदान का कार्य करता है। तो यहां से क्वेश्चन कि गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है, इसका उत्तर है कूपिका में, या कूपिका कोश आंसर होगा तो वहां वह भी कर सकते हो। तो नया क्वेश्चन और भी पूछेगा, बहुत सारे एमसीक्यू है ना, मैं बताया ना हर एक लाइन से क्वेश्चन है। तो यहां पूछेगा कि जो तुम्हारा फेफड़ा है किस प्रकार से वह डिजाइन किया गया है जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़े और उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो। तो उसके आंसर में देखेंगे कि उसमें क्या होता है, कूपिका होता है। क्या होता है, कूपिका, जो कि उसके क्षेत्रफल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेगा, वो लेगा। नया क्वेश्चन, हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं किन मसल के द्वारा वह लेते हैं, तो इसका उत्तर आंसर है डायफ्राम के द्वारा। क्या हो जाएगा, डायफ्राम के द्वारा। तो ये सारा चीज तो हो गया, लेकिन इसके बाद और VVI क्वेश्चन यहां पर बच गया, जो कि महा VVI है, समझ लो एग्जाम में आया ही आया। तो जब कूपिका क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, तो वो शरीर में विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है, तो उत्तर है रक्त के द्वारा। क्या है उत्तर, रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में क्या होता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, श्वसन वर्णक। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, हमारे शरीर में मनुष्य की बात की जा रही है कि श्वसन वर्णक कौन है, इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। नया क्वेश्चन, ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जाता है। एक और क्वेश्चन, तो CO2 कैसे जाता है शरीर में एक जगह से दूसरी जगह, वह भी रक्त के द्वारा ही जाता है, लेकिन वह घुले हुए अवस्था में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, घुले हुए रुधिर में विलेय अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन हो गए। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो और आगे देख सकते हो, यदि क्वेश्चन आएगा कि यदि कूपिकाओं को पूरा फैला दिया जाए, जो एक शरीर है उसका कूपिका निकाल के उसको फैला दिया जाए, तो कितना लंबाई घेर लेगा, तो लगभग वह 80 वर्ग मीटर लंबाई को क्या कर लेगा, मतलब वो उसको बिछा दो तो लगभग 80 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो सोच लो इसमें कितना ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट MCQ और भी आएंगे। तो ये क्या है, वहन यानी कि परिसंचरण। तो यहां पर मानव में वहन हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों मानव में वहन में क्या होगा, हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, परिसंचरण होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसमें 3 चीजें,
पहला चीज क्या हो गया, रक्त हो गया, दूसरा क्या हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गए, और तीसरा क्या हो गया, हृदय हो गया। तो यहां से ही क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अवयव है, कौन कौन से भाग है, तो ये 3 दे देगा और बोलेगा इनमें से सभी। तो उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। रक्त हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई, और क्या हो गया, हृदय हो गया। अब चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो तुम्हें पता है कि हमारा जो शरीर है उसमें जो रक्त है वही क्या करेगा, पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह वहन करता है। तो यहां से भी तुम्हारा एमसीक्यू हो गया कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है, बोलो कौन ले जाता है, वह है बच्चों रक्त। रक्त भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। तो यहां पर देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वह लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो यहां से क्वेश्चन हो गया कि जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, यह अभी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में या लाल रक्त कणिकाओं में या आरबीसी में पाया जाता है, जो कि किसको वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर हो जाते हैं। अब देखो हम लोग हृदय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह पूछेगा कि जो हमारा हृदय है वह किस प्रकार का कार्य करता है। ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो किस प्रकार का कार्य करता है, यस, यह एक पंप की तरह कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ना। दूसरा, ये जो हृदय है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, थोड़ा बाईं ओर होता है, ये सारा चीज तो तुम्हें पता है। तो अब देखो हृदय का जो संरचना है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही साथ इसका जो फंक्शन है यानी कि इसका जो कार्य है इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय, देखो तो गिनते जाओ कितना क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन, यह जो हृदय है कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है तुम्हारा दायां भाग और इधर क्या है, बायां भाग। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि हृदय में, जैसा तुम जानते हो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हृदय में शरीर का अशुद्ध रक्त आता है। तो पूछेगा कि किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है और किस भाग में शुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो आता है दायां भाग में, वो रहता है दायां भाग में, और ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो होता है बायां भाग में। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यह जो हृदय है कितने प्रकोष्ठ में बटा हुआ है, तो 4। कितने में, 4 में। जैसे ऊपर के भाग को क्या बोलेंगे, आलिंद, नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, निलय। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊपर के भागों को क्या बोलते हैं, तो आलिंद बोलते हैं, और नीचे के भागों को क्या बोलते हैं, तो निलय बोलते हैं। देखो 4 क्वेश्चन यहीं पर हो गया। 5वां क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो बायां भाग, दायां भाग है और बायां भाग किसके द्वारा विभाजित होता है, तो इसका उत्तर है विभाजिका के द्वारा। देखो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन, यहां पर जो पूरे शरीर का वी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड रक्त है यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त है, कहां आता है। ये क्वेश्चन जो पीडीएफ है ना उसमें भी दिया हुआ है। तो इसका उत्तर करोगे, यह आता है तुम्हारा दायां आलिंद में। सबसे पहले कहां आता है, दायां आलिंद में। ठीक है, और तुम्हें तो पता है इसका हृदय का कार्य मैंने तुम्हें पढ़ाया है। यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर कहां चला जाएगा, बोलो, फेफड़ों में जाएगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन मिलता है, रक्त शुद्ध होता है। तो यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि बताओ हृदय में जो रक्त आता है वह, एमसीक्यू यहां से पूछेगा कि हृदय में जो रक्त आता है, 6ठा हो गया ना। तो 7वां क्वेश्चन पूछेगा वह किसके द्वारा आता है, तो महाशिरा द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, महाशिरा द्वारा आता है।
अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये फेफड़ों में जाता है तो किसके द्वारा जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, तो फुफ्फुस सिरा द्वारा आता है। देखा कितना सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। अब यह जो शुद्ध रक्त है शरीर में किसके द्वारा जाएगा, तो महाधमनी के द्वारा। यह ऑक्सीजन युक्त शरीर रक्त पूरे शरीर में चला जाएगा। देखा कितना सारा क्वेश्चन हो गया। तो यहां से सबसे भी क्वेश्चन यह होगा कि यह हृदय में रक्त 2 बार आ रहा है, तो बोलेगा कि मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, एकल संचरण, रक्त संचरण, ठीक है, यानी दोहरा रक्त संचरण। तो क्या है, तो इसका उत्तर है यहां डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि ये 2 बार आता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ तो मछली में कैसा होता है, 2 बार होता है कि 1 बार, तो वहां पर एकल संचरण होता है। ठीक है, यही देखो कितना सारा क्वेश्चन तुमको आ गया एग्जामिनेशन के लिए। अब देखना एक क्वेश्चन तो यहां भूल ही गया मैं, यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह देखो ये क्या है, नीचे नीलय है ऊपर आलिंद है, तो बोलेगा नीलय का दीवार मोटा होता है कि आलिंद का दीवार मोटा होता है, तो इसका उत्तर है नीलय का। देखो नीचे वाला भाग दिख रहा है ना, इसका दीवार क्या होता है, मोटा होता है। देख लिया तुमने कितना सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो यहां देखो यहां पर ये जो रक्त परिसंचरण है ये द्विरक्त परिसंचरण है, यानी कि यहां पर 2 बार रक्त आता है, डबल सर्कुलेशन होता है। यहां पर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। अरे भाई अब देखो रक्त दाब, इससे तो मतलब मत पूछो, तुम्हें जो पीडीएफ मैंने बनाया है ना वहां पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन। रक्त दाब मतलब क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक सामान्य मनुष्य का, नॉर्मल इंसान का जो कि स्वस्थ है, उसका रक्त दाब क्या है, तो 120/80। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। 120 बटा क्या हो गया, 80। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, यहां से तुम्हें क्वेश्चन बहुत जरूरी बनता है। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध दाब लगता है। जब रुधिर वाहिकाओं में क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो जब रक्त बहता है तो उसमें दाब लगता है। तो वही बोलता है यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होती है। तो अब शिरा क्या है, धमनी क्या है, तो शिरा और धमनी ये क्या है, ये है तुम्हारा रक्त वाहिकाओं के प्रकार। तो रक्त वाहिका में हम लोग 2 प्रकार यहां पढ़ेंगे, पहला हो जाएगा शिरा और दूसरा क्या हो जाएगा, धमनी। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें चैप्टर, तो शिरा और धमनी के बीच में अंतर भी तुम्हें पढ़ाया होगा। तो शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है कि डीऑक्सीजनेटेड, क्या तुम बता सकते हो, यस। जो शिरा होता है उसमें वी ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और जो धमनी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो यहां से अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि बताइए किसमें रक्त का दाब ज्यादा रहता है, शिरा में रहता है कि धमनी में रहता है। तो यहां पर धमनी में रक्त का जो धमनी है उसमें दाब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसको याद भी कर सकते हो, यहां देखना, जब ये हार्ट पंप करेगा तो जो खून है वो शिरा के द्वारा पूरे शरीर में जा रहा है। यहां देखो ये पंप किया तो शिरा के द्वारा, यहां देख सॉरी धमनी के द्वारा, धमनी के द्वारा जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो पूरा प्रेशर से पूरे शरीर में जा रहा है। इसलिए यहां पर याद रखना आसान होगा कि जो धमनी है उसका दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो शिरा है वहां पर रक्त का दाब क्या होगा, कम होगा। इसी को तो कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब। रक्त का दाब किस में ज्यादा होगा, एक क्वेश्चन बन गया, बताओ रक्त का दाब ज्यादा होगा धमनियों में। रक्त का दाब किस में कम होगा, तो किस में कम होगा, शिराओं में। देखो शिराओं में नीचे से ऊपर रक्त को लाना हृदय तक, ऊपर से नीचे रक्त को लाना है, उसका दाब क्या होता है, कम होता है। अच्छा, धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीलय प्रकुंचन, संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहलाएगा, और नीलय अनुशीतलन, शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाएगा। तो प्रकुंचन दाब क्या होगा, 120 mm, ठीक है, 120 mm प्रकुंचन दाब होगा, और अनुशीतलन दाब क्या होगा, 80 mm।
तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होगा वह क्या होगा, 120 mm बटा 80 mm। तो क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रकुंचन दाब कितना होगा, 120 mm। फिर क्वेश्चन पूछेगा अनुशीतलन दाब कितना होगा, तो 80 mm। देखा तुमने कितना आसान था, 120 mm 80 mm, यही है तुम्हारा प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। तो इस तरीके से, अरे वाह, यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया जो कि शायद बहुत जगह तुमको देखने को नहीं मिलेगा एमसीक्यू में। ये तो मैंने जो एमसीक्यू बनाया उसमें भी नहीं है कि जो बीपी हम लोग मेजर करते हैं वो बीपी किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो स्फैग्मोमैनोमीटर। किसके द्वारा, स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग बीपी को चेक करते हैं। चलो, रुधिर वाहिकाएं मैंने तुम्हें बता दिया। रुधिर वाहिकाओं में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, धमनी के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा, शिरा के बारे में। तो धमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त, धमनी में क्या बहता है, क्वेश्चन मार्क, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है जो कि हृदय से शरीर के पूरे भाग में जाता है। और शिरा में जो रक्त बहता है वो पूरे शरीर से हृदय की ओर जाता है। तो क्वेश्चन यहां पूछेगा, पूरे शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हृदय में जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिरा के द्वारा जाता है। देखा, यहां से 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां पर शिरा में, यहां देखना, शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं। हो गया ना क्वेश्चन। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन हो गया कि धमनी में भित्ति कैसी होती है, तो उत्तर है मोटी होती है। जैसे धमनी हो गया ना, पाइप ये हो गया, तो इसका ये वाला मोटा होगा और शिरा में ये वाला क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, तो धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। शिरा की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। 2 क्वेश्चन तो यहां से ही बन गया। अरे बाप रे, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। अब देखो, अब यहां पे जो शिरा है उसमें क्या होता है, वाल्व होते हैं। देख लो, ये क्या होता है, वाल्व होता है। जैसे यहां सही से है तो इस तरीके से वाल्व बीच बीच में लगा रहता है। किस में लगा रहता है बताओ, शिरा में लगा रहता है। तो यहां से क्वेश्चन हो गया, बताइए कि वाल्व किस में, वाल्व समझ रहे हो कि यहां से ब्लड ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही से बना रहेगा, ऐसे ऐसे बीच बीच में, यही वाल्व कहलाता है। तो जो शिरा होता है उसको नीचे से मान लो ऊपर जाना है ब्लड को, ठीक है, तो ऊपर से नीचे ना ही चल जाने लगे, इसलिए इसमें क्या रहता है, वाल्व रहता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किस में वाल्व रहता है, धमनी में कि शिरा में। इसका उत्तर जल्दी से बताओ, शिरा में वाल्व रहता है। समझ में आ गया सारा। अच्छा, अब यहां पर कुछ रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो बाल से 10 गुना तक पतली रहती हैं। बाल जितना महीन है ना उससे भी बहुत पतली रहती है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग केशिका कहते हैं। बच्चा लोग क्या बोलते हैं, केशिका। कोई दिक्कत, सब समझ में आ गया। अब देखो, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षित, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। पूछेगा यदि कभी कट जाता है हमारे शरीर में तो कटने पर खून का धब्बा धब्बा जम जाता है, धब्बा नहीं यार, थक्का जम जाता है। तो ये थक्का कैसे जमता है, इसका उत्तर है ब्लड प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण थक्का जम जाएगा रुधिर का, और वहां से फिर रुधिर क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसके साथ देखो लसिका के बारे में। तो हमारे शरीर में रक्त के अलावा एक और पदार्थ होता है जो कि शरीर में विभिन्न चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसका नाम क्या है, ABCD 4 क्वेश्चन होगा, तो इसका उत्तर है लसिका है। क्या है, लसिका है। और इस लसिका को, ये जो लसिका है कहाँ रहता है, लसिका तंत्र हमारे शरीर में है, वहां पर ये लसिका रहता है। तो तुम देख सकते हो यह जो लसिका है यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है। कैसा होता है, रुधिर के प्लाज्मा की तरह, और यह रंगहीन होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने बता भी दिया है तुम्हें। अब यहाँ पर
क्वेश्चन तुमको इसके कार्य से आएगा, भी क्वेश्चन आता है। तो यहां देखना, पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जो पचा हुआ और अवशोषित क्या है, वसा है। वसा बताओ तो तुम, कहां पर इसका अवशोषण होता है? इसका अवशोषण होता है, जल्दी बताओ कहां पर होता है? यस, छोटी आंत में होता है। उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिससे वेली कहते हैं या फिर दीर्घ रोम कहते हैं, वहां पर ही तो अवशोषण होता है। तो वहां पर जो वसा का अवशोषण होता है वह लसिका में होता है और बाकी चीजों का रक्त में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चंस हो गया सारा। अब देखो पादपों में परिवहन, तो पादपों में परिवहन में सबसे पहला चीज जो तुम लोगों को पढ़ना था क्लास 9th में, इसमें जल तथा लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें जो भोजन है उसका परिवहन या परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों समझ में तो आ रहा होगा तुम्हें, यदि तुमने चैप्टर पढ़ लिया है तो सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। तो यहां देख सकते हो पादपों के शरीर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवण की आवश्यकता होती है जो कि मृदा में जल के साथ घुलकर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि जो पादप है उसका जो जड़ है, जड़ में से जो पानी आ रहा है इसमें, वह किस विधि से आ रहा है? क्या तुम बता सकते हो? ये मैंने तुम्हें कई बार पढ़ाया है, विसरण से कि परासरण से। तो इसका अर्थ है परासरण के द्वारा, मतलब इसका आंसर क्या है? परासरण के द्वारा। जो पानी है वो कोशिका में कहां से आ रहा है? परासरण के द्वारा। याद रखना इस बात को। चलो और भी यहां पर चीजों को हम लोग देखते हैं, क्या क्या और क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हें तो पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहां पर पादपों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो देखते जाते हैं यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन है या नहीं है। तो यहाँ पर अब जल का परिवहन है, तो तुम्हें तो खुद ही पता है कि जो जल का परिवहन है वह किसके द्वारा होता है? जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर और पढ़ लेते हैं, जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जिसके द्वारा जल का क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ाव होता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा तुम देख सकते हो यहाँ पर, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया कि जल जो है वह ऊंचे ऊंचे भावों में कैसे पहुंच जाता है। तो यहां पर उत्तर है वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प के रूप में यहाँ H2O का क्या होता है? हानि होता है, जो नीचे से पानी को क्या करता है? खींचता है। और इसके द्वारा पानी क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो पानी पेड़ों में ऊपर कैसे चढ़ता है? इसका उत्तर क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको आएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। और अब एक और क्वेश्चन कि पौधों में जो इसका टेम्परेचर है वो कौन चीज रेगुलेट करता है? कौन सा चीज रेगुलेट करता है? तो वह भी है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ताप का यहाँ पर क्या होता है? पौधों में, पेड़ों में नियमन होता है। ठीक है, अब चलो पौधों में भोजन का स्थानांतरण। तो भोजन एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है उसी को क्या बोलते हैं? भोजन का स्थानांतरण। तो जहां जरूरी है वहां पर भोजन को ले जाना पड़ेगा। कहां से? जहां पर भोजन बना हुआ है। तो यही सब यहां पर लिखा हुआ है। तो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर बताओ। इसे बोलते हैं भोजन का स्थानांतरण। इंग्लिश में बोलते हैं भोजन का ट्रांसलोकेशन। है ना आसान? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होगा और एक जगह से दूसरे जगह भोजन क्या होता है? जाता है। अब यहां पर देखो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन तो फ्लोएम के द्वारा जाता है, तो जो भोजन बना वो फ्लोएम में
कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है इसके लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हो सकता है, इसमें ऊर्जा लगता है, इसमें ऊर्जा नहीं लगता है, दोनों बातें सही हैं, कोई बातें सही नहीं है। इसका उत्तर क्या है? इसमें ऊर्जा लगता है, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब चलो यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आ गया उत्सर्जन। उत्सर्जन से तो तुम जानते ही हो कि सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाता है वह किससे पूछा जाता है? उत्सर्जन से। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा वह यह है कि शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उत्सर्जन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में पूछेगा, मानव के शरीर में सबसे हानिकारक पदार्थ क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनेगा, जिसको शरीर से हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो नया क्वेश्चन अब यही पूछेगा कि उस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का नाम क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि यूरिया और यूरिक एसिड। ये याद रखना, यूरिया और यूरिक एसिड जो है वही नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिसको हम लोगों को शरीर से क्या करना रहता है? बाहर निकालना रहता है। अब यहां पर कुछ देखो, यहीं पे लिखा हुआ है यूरिया और यूरिक एसिड यानी कि अम्ल। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो इसका उत्तर है किडनी यानी कि वृक्क। ये देखो, यही है किडनी, जिसको हम लोग बोलते हैं वृक्क, जो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। कोई दिक्कत? चलो, यानी कि उत्सर्जन जो होता है वह इसी किडनी से होता है, इसी वृक्क से होता है। अब चलो नया क्वेश्चन यह है कि किडनी का इकाई को क्या बोलते हैं, यानी वृक्क के इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग वृक्काणु या फिर बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, यहां से यही क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन ये पूछेगा कि वृक्क के रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई का क्या नाम है? तो वह क्या है? वृक्काणु। यानी कि जो किडनी होता है वह मिलियंस ऑफ वृक्काणु से बना होता है, यानी कि लाखों लाख वृक्काणु उसमें पाए जाते हैं। अब यदि वृक्काणु का बात करें तो वृक्काणु क्या कार्य करता है? यहां से एक और एमसीक्यू। तो इसका उत्तर है यह नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, रक्त को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? मूत्र के रूप में वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। यह कभी बोला जाए कि रक्त को छानता है तो यह भी सही है। अब नया क्वेश्चन, यहां देखो, वृक्काणु में जो रक्त केशिकाएं हैं, रुधिर केशिकाओं का जाल जैसा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? नया क्वेश्चन, तो इसे बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छ। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर कोशिका गुच्छ में से जब रक्त को छाना जाता है तो वो कहाँ जाता है? उत्तर में दोगे वो बोमेन संपुट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बोमेन संपुट में। तो यहीं से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये बोमेन संपुट में जाता है तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पदार्थ छनकर चले जाते हैं, तो उसमें क्या क्या है? अमीनो अम्ल है, देख लो, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, लवण है और प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? जल होता है, जो कि अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तो ये चले जाते हैं। तो तुम्हें मूत्र निर्माण का प्रक्रिया तो पता ही होगा, उसी से ये सारा क्वेश्चन मैंने बताया। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो कृत्रिम वृक्क, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपोहन। क्वेश्चन यहां से एकदम वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम रूप से जब रक्त को साफ किया जाता है, पेशाब का निर्माण कराया जाएगा, उसी क्या बोलेंगे? अपोहन। ठीक है, डायलिसिस तुम लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन तुम को एग्जाम में पूछा जाएगा कि कृत्रिम रूप से जब शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाएगा तो उस प्रोसेस का क्या नाम हो जाएगा? अपोहन हो जाएगा। तो यही सारा क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, एक और यहां देख सकते हो कि प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य में 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया कितना प्रारंभिक निस्यंद बनता है? 180 लीटर, जिसको अवशोषित करके मात्र 1 से 1.5 लीटर फिर पेशाब यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। देख लिया तुमने।
अब पादपों में उत्सर्जन, तो पादप कैसे अपने वर्ज्य पदार्थ को शरीर से निकालते हैं, इनका प्रोसेस, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुम्हें तो पता है कि पादपों के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक वर्ज्य पदार्थ है जिसको वो स्टोमाटा के द्वारा क्या करेगा, बाहर भेज देगा। स्टोमाटा के द्वारा वह बाहर भेज देगा। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको शरीर से बाहर भेज देगा। यह तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया। इसके द्वारा बहुत सारा जो गंदगी उसको पत्तियों में भर देगा और उसको गिरा देगा, ये हो गया। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो तुम चैनल को बच्चा लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और यदि तुम्हें सच में पसंद आया ना, दिल से पसंद आया, तो चैनल मतलब कि वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि ज़्यादा बच्चे लोग देखेंगे तो मैं और भी वीडियो तुम्हारे लिए बना सकूंगा। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि तुम्हें पीडीएफ खरीदने का मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से तुम खरीद सकते हो। धन्यवाद।